हेलो फ्रेंड्स। चीन की एक रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रांडे, जो एक समय पर मिडिल क्लास को, वर्किंग क्लास को किफायती घरों का प्रॉमिस किया करती थी, वो आज दुनिया के कई बड़े बैंक्स के लिए सरदर्द बन चुकी है। कई लोग तो इसे चीन का लेमन क्राइसिस भी कह रहे हैं। एवरग्रांडे के ऑफिसेस में इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉयज एंड सप्लायर्स की भीड़ लगी हुई है। कई जगह तो चीन में प्रोटेस्ट चल रहे हैं। सोचिए, चीन में प्रोटेस्ट, ये बहुत बड़ी बात है। जहां जैकमा जैसे पावरफुल आदमी को भी रातों रात गायब किया जा सकता है, वहां प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो चलिए आज के वीडियो में समझते हैं ये एवरग्रांडे क्राइसिस है क्या, और क्या ये सच में चीन का लेमन क्राइसिस मोमेंट है। चाइनीज बिलियनियर शू जियाविन, अब इसे कैसे प्रोनाउंस करते हैं ये तो मुझे नहीं पता, पर इन्होंने इस कंपनी को शुरू किया था 1996 में, और तब ये वाटर बॉटल सेल किया करते थे। बाद में इनकी कंपनी ने एक्सपांड किया कई एरियाज में, इंक्लूडिंग पिग फार्मिंग, फुटबॉल क्लब एंड आल्सो रियल एस्टेट। पर इस कंपनी का दुनिया भर में नाम हुआ इनके रियल एस्टेट बिजनेस की वजह से। रियल एस्टेट से इनके पास जो पैसा आया, वो पैसा इन्होंने पानी की तरह बहाया वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस में और इलेक्ट्रिक कार बिजनेस में भी। एवरग्रांडे चीन की दूसरी सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है, जो कि बेस्ड है गुंगझो सिटी में, जो कि कैपिटल है गुंगडोंग प्रोविंस की। अब अगेन, मेरा प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे डेफिनेटली गलत हो सकता है, पर यह नाम कैसे प्रोनाउंस किए जाते हैं मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है। एवरग्रांडे चीन की 280 सिटीज में ऑपरेट करती है और इनके कुल 1300 रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स है। अगर आज की बात की जाए तो इनके जो टोटल अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट्स है, उनका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली $1 ट्रिलियन बताया जाता है। और अप्रोक्सीमेटली 15 लाख ऐसे लोग हैं जिनके घर अभी भी इनकम्प्लीट स्टेज में पड़े हुए हैं। यह कंपनी तब न्यूज में आई जब चीन में रियल एस्टेट का बूम था। अप्रोक्सीमेटली 2014 से लेकर 2018-19 तक चाइना में रियल एस्टेट का मार्केट काफी गर्म था। इसी बीच एवरग्रांडे ने एक के बाद एक प्रोजेक्ट लॉन्च किए और कई प्रोजेक्ट्स कंप्लीट भी किए। इसी दौरान कंपनी ने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में से काफी सारा डेट उठाया। एज ऑफ टुडे कंपनी की टोटल लायबिलिटीज है $300 बिलियन। 300 बिलियन की लायबिलिटीज है दोस्तों, जो कि कई सॉवरेन डेट से भी ज्यादा है। अब सॉवरेन डेट यानी कई जो छोटी छोटी कंट्रीज है, उनकी जो नेशनल डेट है उससे भी ये ज्यादा डेट है, जिसमें से 19 बिलियन का जो डेट है, 19 बिलियन का जो कर्जा है, वो ऑफ शोर बॉन्ड में है। ऑफ शोर डेट यानी ऐसी डेट जो इन्हें चाइना के बाहर की बैंक्स ने, ग्लोबल बैंक्स ने प्रोवाइड किया। और इसी 19 बिलियन की वजह से बड़ी कंपनी जैसे एशमोर ग्रुप, ब्लैक रॉक, HSBC एंड UBS ग्रुप के पसीने निकल रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें लग रहा है कि एवरग्रांडे शायद इनका कर्जा तो छोड़िए, इंटरेस्ट भी चुका नहीं पाएगा और ये पूरा का पूरा लोन NPA बन जाएगा। 19 बिलियन का NPA बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। एंड नॉट ओनली दिस, ऑन द टॉप ऑफ दैट, जो इक्विटी इन्वेस्टर्स है, दे हैव आल्सो लॉस्ट 90% ऑफ देयर वैल्यू बिटवीन जुलाई 2020 एंड टुडे। वैसे आपको बता देता हूं कि रियल एस्टेट अभी भी चाइना का एक बहुत बड़ा सेक्टर है एंड चाइना की जीडीपी में ऑलमोस्ट 30% कंट्रीब्यूट करता है। अब समझ लेते हैं ये क्राइसिस क्यों आया। इसके दो मेन रीजन है एंड बोथ ऑफ देम आर रिलेटेड। पहला रीजन है चाइनीज गवर्नमेंट क्रैकडाउन ऑन बिगर फर्म्स। जी हाँ, चाइनीज गवर्नमेंट ने नवंबर-दिसंबर 2020 से जो बड़ी रियल एस्टेट कंपनीज है उनमें क्रैकडाउन करना शुरू कर दिया। अब ये क्यों किया? क्योंकि गवर्नमेंट को भी दिख रहा था कि रियल एस्टेट में स्लोडाउन है, और अगर ऐसी बड़ी रियल एस्टेट कंपनीज को अगर बैंक अंधाधुंध लोन देती जाती तो बैंक्स का NPA बहुत बढ़ सकता था। इसीलिए चाइनीज गवर्नमेंट ने चाइनीज बैंक्स को बोला कि आप जो लेंड करने वाले हैं, आप जो रियल एस्टेट कंपनी को कर्जा देने वाले हैं, उसको कम कीजिए। एज अ रिजल्ट एवरग्रांडे को अपने नए प्रोजेक्ट्स के लिए लोन मिलना कम हो गया। अब जैसे मैंने आपको बताया कि चाइना में रियल एस्टेट में काफी बड़ा स्लोडाउन है, और ये स्लोडाउन है इसी वजह से एवरग्रांडे नए प्रोजेक्ट्स नहीं लॉन्च कर पा रहा है, और जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है उसके लिए भी बायर्स मिलना अब मुश्किल हो गया है। न्यू सेल्स तो काफी कम है ही। अब सेल्स कम है, कर्जा काफी है, नया पैसा मिल नहीं रहा है, तो पैसा आएगा कहां से? तो इन्होंने फिर आपके और मेरे जैसे इन्वेस्टर्स के पास जाना शुरू किया और अपने रिटेल बॉन्ड्स लॉन्च किए, वो भी काफी हायर इंटरेस्ट रेट पे, एज हाई एज 7 to 8%। साथ ही वो ऐसे बॉन्ड के साथ गिफ्ट में डिजाइनर बैग्स देते थे, परफ्यूम जैसी चीजें भी देते थे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इनके बॉन्ड्स की तरफ अट्रैक्ट हो। इन्होंने अपने कंपनी के एम्प्लॉयज को तो कंपलसरी कर दिया कि कंपनी के बॉन्ड्स उन्हें लेने ही लेने हैं, तो उन बेचारों के पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचा। आज की डेट में
कंपनी उन बॉन्ड्स के ऊपर भी पेमेंट नहीं कर पा रही है। ये तो हो गई चाइना की इंटरनल बात। अब समझते हैं व्हाट इज द सिचुएशन इन ग्लोबल मार्केट। देखिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एवरग्रांडे को अपने ग्लोबल इन्वेस्टर्स को परसों यानी फ्राइडे को $83.5 मिलियन का इंटरेस्ट का पेमेंट करना था। दे हैव मिस्ड ऑन दैट पेमेंट, और दैट्स व्हाट वी कैन से, क्योंकि उन्होंने पेमेंट का स्टेटस अनाउंस नहीं किया है। और चाइना कोई इंडिया तो है नहीं जहां हर बात का प्रूफ मांग लिया जा सकता हो। बट टेक्निकली दिस इज नॉट अ डिफॉल्ट येट। उन्हें अभी भी 30 दिन का समय मिलेगा ये पेमेंट करने के लिए। अगर वो अगले 30 दिनों में ये पेमेंट नहीं करते हैं, ये 83.5 मिलियन का पेमेंट नहीं करते हैं, तो फिर उसके बाद उनके एसेट्स बेचने की प्रोसेस शुरू हो सकती है। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था, कई ग्लोबल बैंक्स ने इन्हें कर्जा दिया था। अब ग्लोबल बैंक्स ने क्या सोचा कि यार देखो, काफी बड़ी कंपनी है, चाइना बहुत बड़ा रियल एस्टेट मार्केट है, तो ये डिफॉल्ट क्यों करेगा। बट अगर कोई डिलीजेंटली देखे तो काफी पहले से इनके सेल्स स्लो होना शुरू हो गए थे। रियल एस्टेट मार्केट का जो स्लोडाउन है दैट वाज क्लियरली विजिबल फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ 2020 इटसेल्फ। और फिर जो चाइनीज वायरस है, कोरोना वायरस, उसकी वजह से आग में घी पड़ गया। क्या आपने कभी सोचा इसका इंडिया पे इफेक्ट क्या हो सकता है? देखिए, इसका शॉर्ट टर्म इफेक्ट तो विजिबल है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट की अभी कोई गारंटी नहीं है। शॉर्ट टर्म में इंडिया के मेटल कंपनीज पे काफी इफेक्ट दिख रहा है, क्योंकि अगर रियल एस्टेट मार्केट में स्लोडाउन आ जाता है तो स्टील की डिमांड पे असर होना लॉजिकल बात है। वहां पे स्टील की उतनी डिमांड नहीं होगी, और इंडियन कंपनीज के लिए चाइना एक बहुत बड़ा मार्केट है। निफ्टी मेटल इंडेक्स वाज डाउन 2% ऑन फ्राइडे ऑन एवरग्रांडे न्यूज। अब अगर हम लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स की बात करें तो दे विल टोटली डिपेंड ऑन हाउ चाइनीज गवर्नमेंट हैंडल्स द क्राइसिस। हाउएवर, इन माय ओपिनियन, अनलेस ऐसी बहुत सारी कंपनीज एक के बाद एक कोलैप्स होना और डिफॉल्ट करना शुरू ना कर दे, हम इसे लेहमन ब्रदर्स के क्राइसिस से कंपेयर नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, इस तरह का जो बड़ा क्राइसिस होता है उसके पीछे हमेशा एक बहुत बड़ा रीजन होता है, वो होता है ग्रीड। देखिए, एशमोर ग्रुप, ब्लैक रॉक, HSBC होल्डिंग्स, UBS ग्रुप, इन जैसी बड़ी कंपनीज में ये बात कभी नहीं होती कि उन्हें वो क्राइसिस दिख नहीं रहा है, या उन्हें ये पता नहीं चल रहा कि चाइना में रियल एस्टेट में स्लोडाउन है। उन्हें ये पता होता है, पर जो एक ग्रीड वाला पार्ट आ जाता है ना, कि हाँ स्लोडाउन दिख तो रहा है पर इनके बॉन्ड पे अच्छा खासा इंटरेस्ट हम कमा सकते हैं, इनकम आ सकता है, तो हम फिर भी इसमें इन्वेस्ट कर देंगे। ये जो एक थिंकिंग होता है, और उसे जस्टिफाई करने के लिए फिर जब नंबर्स कुक किए जाते हैं, तब सारा प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। उम्मीद है आपको एवरग्रांडे के बारे में बहुत सारी चीजें पता चल गई होगी। दिस क्राइसिस इज स्टिल इन डेवलपमेंट, तो हम इस पे नजर बनाए रखेंगे। अगर एवरग्रांडे में कोई और ड्रास्टिक डेवलपमेंट होती है तो उसका भी अपडेट मैं आपको दूंगा। टिल नेक्स्ट टाइम, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप इन्वेस्टिंग। बाय बाय।